और मेरे प्यारे भाई बहन लोग, क्या हालचाल, कैसे हो आप सब एकदम बढ़िया। गर्मी वर्मी तो नहीं लग रही ज्यादा? सही बताऊं ना यार, तो इस गर्मी में मेरी हालत तो खराब है। और इस गर्मी में ना सबको एक ही चीज चाहिए होता है, वो है पंखा। क्योंकि यार बिना पंखा के तो हमारी गर्मी में हालत टाइट हो जाएगी। तो आज का जो चैप्टर है तुम्हारा वो इसी पंखे के बारे में है, जो हमें बताती है कि पंखा की शुरुआत कहाँ से हुई। इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले पंखे की बात नहीं करेंगे, बल्कि हाथ से चलाने वाले पंखे के बारे में बात करेंगे। उसका इतिहास क्या है वो जानेंगे। ये हाथ से चलाने वाला पंखा ना लुप्त होते जा रहा है, सब इसको भूलते जा रहे हैं। क्योंकि यार अब हर घर में इलेक्ट्रिसिटी हो गई है, एक स्विच ऑन करो और पंखा चालू हो जाता है। और अगर उससे भी काम ना हो तो कूलर खरीद लो, और अगर उससे भी ना हो तो एसी खरीद लो। लेकिन भैया इस पंखे की अहमियत तो तब पता चलती है जब बिजली कटती है, क्योंकि यही एक पंखा है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी चलता है। एक बात बताऊं, कल मैं खुद इस पंखे को खरीद के लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट ही नहीं था कल। इसी पंखे को हिला हिला के अपना पसीना खत्म किया है मैंने। खैर मजाक की बात साइड में रखते हैं और आज का हमारा ये चैप्टर विंड्स ऑफ चेंज को पढ़ते हैं। देखो ये जो पंखा शब्द है ना, ये संस्कृत के पंख वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है चिड़िया का पंख। तो ये जो पंखा वर्ड है वो चिड़िया के पंख से लिया गया है। और इस पंखे शब्द का इस्तेमाल हम हर तरह के फैंस के लिए यूज करते हैं, चाहे वो तुम्हारा वॉल फैन हो, स्टैंड फैन हो, हैंड फैन हो, सबको हम लोग एक ही चीज कहते हैं, पंखा। गर्मी लगता है चिड़िया कहते हैं भाई पंखा चालू कर यार। लेकिन पंखा शब्द का ना एक छोटा वर्जन भी है जिसको हम लोग बोलते हैं पंखी। ये शब्द प्राचीन भारत में छोटे पंखों वाले पंखे को दर्शाता है। जिसके छोटे छोटे पंखे होते थे ना, डंडिया होती थी, उसको हम लोग पंखी कहते थे। भारत में इस पंखी के होने का और उसका यूज करने का प्रमाण जो है ना, वो 2nd सेंचुरी सीई में हमें अजंता के बुद्धिस्ट वॉल पेंटिंग में मिलती है। सोचो 2nd सेंचुरी सीई से हम लोग पंखे का यूज करते आ रहे हैं। पंखा के होने का और भी सबूत हमें प्राचीन भारत के कढ़ाई के कामों में दिखता है, मूर्तियों में दिखता है और नक्शों में भी पाया जाता है। पहले के टाइम में पंखा जो है ना, वो मंदिरों में देवी देवताओं को हवा करने के लिए प्रयोग में लिया जाता था, और राज दरबारों में राजाओं को हवा करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता था। पंखा का साइज बहुत ही छोटा, लगभग 2 इंच से लेकर बहुत ही बड़ा होता है। इतना बड़ा तक होता है जिसको चलाने के लिए एक इंसान की पूरी बाजू की ताकत लगेगी। मतलब डिफरेंट साइज में हमें पंखा देखने को मिलता है। पहले जो बड़े बड़े पंखा होते थे वो सिर्फ राजा महाराजा के लिए होते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे समय के अनुसार ये पंखा जो है ना, आम लोगों तक भी पहुंचने लगा। व्यापार के माध्यम से ये वितरित होने लगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक वस्तु बन गया। इन पंखों को आकर्षक और फैशनेबल बनाया जाने लगा ताकि ये बिक सके। हालांकि पूरे भारत में इस पंखे का प्रयोग में काफी समानता थी, मतलब सब लोग एक ही चीज के लिए इसको यूज करते थे, हवा खाने के लिए। लेकिन फिर भी अलग अलग गाँवों में, नगरों में, शहरों में इस पंखे को अलग अलग तरीके से बनाया जाने लगा। लोग अपने अपने ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आकर्षक और फैशनेबल पंखे बनाने लगे, और हर पंखे की कुछ न कुछ खासियत थी, उनसे कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई थी। अलग अलग जगह के लोगों ने अपना खुद का अलग अलग पंखा तैयार किया। कोई बांस से बना होता तो कोई बेतन से, कोई तार के पत्ते से तो कोई रेशम से, कोई ब्रास से तो कोई लेदर से, और कुछ तो चांदी के बने होते थे। भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार, वहाँ के संस्कृति के अनुसार, वहाँ के परंपरा और रीति रिवाजों के अनुसार उनको डिजाइन किया जाता था। मोतियों से, पत्थरों से, कांचों से उनको सजाया जाता था। कुल मिलाकर इतना समझ लो कि हर स्टेट का ना अपना अपना पंखा होता है, जो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। जैसे हमारे बिहार में बांस का पंखा बनता है, ओडिशा में ताड़ के पत्ते का बनता है, गुजरात में कॉटन का बनता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से पंखा बनाया जाता है और उनको सजाया जाता है। वो अभी हम थोड़ी देर में ही पढ़ेंगे कि कौन से स्टेट में किस तरीके का पंखा बनाया जाता है। देखो मैंने तुम्हें पंखे का हिस्ट्री तो समझा दिया कि पंखा के होने का सबूत जो है वो हमें 2nd सेंचुरी में अजंता के बुद्धिस्ट वॉल पेंट में मिलता है। फिर मैंने तुमको बताया कि पहले के जमाना में देवी देवताओं के लिए पंखा यूज किया जाता था, और फिर राजा वगैरह के लिए यूज किया जाता था। लेकिन फिर बाद में चल के आम लोगों के लिए भी यूज में आने लगा। लेकिन आज के समय में, मॉडर्न टाइम में, हम हाथ वाले पंखे को भूल गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो बिजली पे चलने वाले पंखों का हम प्रयोग करने लगे हैं। आज हाथ वाला पंखा केवल सजावट के उद्देश्य तक सीमित रह गया है, एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम बन के रह गया है। लोग अलग अलग जगह के पंखे को कलेक्ट करते हैं बस, जो कि उस क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाता है। जैसे राजस्थान का एप्लीके हैंड फैन, जिसे अलग अलग आकारों और डिजाइनों वाले कपड़े के टुकड़े से सजाया जाता है, एक दूसरे कपड़े के ऊपर सिलकर सजावटी ढंग से बनाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान का जोरदोजी हैंड फैन भी काफी ज्यादा पॉपुलर है, जो कि काफी ज्यादा चमकदार और सजावटी होता है। सोने के जड़े हुए धागों में काम किया हुआ होता है। राजस्थान के मंदिरों में प्रयोग किए जाने वाला जो हाथ वाला पंखा होता है ना, वो भी काफी ज्यादा लोकप्रिय है, जो कि पीतल पर नक्काशी करके बनाया जाता है, और इनका हैंडल काफी ज्यादा लंबा होता है, जिसे पेंटेड हैंड फैन कहा जाता है। और ये कार्डबोर्ड के ऊपर अलग अलग इमेजेस को क्रिएट करके बनाया जाता है, और यूजुअली ये भगवान को अर्पित किया जाता है। तुम्हारे बुक में तीनों पंखों का इमेज भी दिया हुआ है। ये जो राधा कृष्णा वाला है कार्डबोर्ड के ऊपर बनाया हुआ डिजाइन, इसी को हम लोग पेंटेड हैंड फैन कहते हैं, और बाकी दो भी तुमको दिख ही रहे हैं।
वहीं अगर राजस्थान के पड़ोसी राज्य गुजरात की बात करें तो वहाँ भी काफी ज्यादा हैंड फैन जो है वो फेमस है। उनके भी खुद के पारंपरिक शैली है। जैसे वहाँ का मिरर हैंड फैन जो है ना वो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगते हैं और उन्हें शुद्ध सूती कपड़े पे बनाया जाता है और उन पर शीशे का काम किया जाता है। मोतियों वाले हाथों के पंखा भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है वहाँ, जो कि रंग बिरंगे मोतियों से ढका होता है और उसका हैंडल जो होता है वो चांदी का होता है। दरअसल गुजरात जो है ना वो भारत में मोती कला में प्रमुख केंद्र है, इसीलिए ये मोती वाला पंखा वहाँ पर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसे लोग दीवार पे सजाने के लिए लेते हैं। और कुछ हाथ से सिले हुए चमड़े के हाथ पंखा भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे गुजरात में एम्ब्रॉयडरी हैंड फैन कहा जाता है, जिसे लोग धागों और ऊनों में सजाते हैं। चमड़े का पंखा होता है, उस पर कढ़ाई कर करके एम्ब्रॉयडरी कर करके उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सजा देते हैं। गुजरात की मेहनती घरेलू महिलाएं जो हैं उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया है इन पंखों को बनाने में, ताकि वो ये सुंदर कढ़ाई वाली हाथों का पंखा तैयार कर सके, ट्रेडिशनल मिरर वर्क वाला हैंड फैन तैयार कर सके, वहाँ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मोतियों वाला पंखा तैयार कर सके। वहाँ की घरेलू महिलाओं ने इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, इन पंखों को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत की है। अब जानते हैं बंगाल के पंखे के बारे में। बंगाल के कारीगर सोला नामक पौधे के सुंदर दुधिया सफेद स्पंजी भाग से नाजुक पंखे बनाते हैं। वहाँ तार के पत्तों से बना हुआ पंखा भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसे वहाँ के स्थानीय लोग ताल पात्र पंखा कहते हैं। इसे ले जाना आसान होता है और बंगाली घरों में इसे हमेशा एक उपयोगी वस्तु के रूप में रखा जाता है। भारत के अन्य राज्यों में भी पंखे की अलग अलग विशेष किस्म हैं, अलग अलग वेरिएशंस के पंखे पाए जाते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का फड पंखा, जो कि सोने और चांदी से जड़ा होता है और रेशम और साटन से सजाया जाता है। उड़ीसा के बड़े तार पत्ती वाले पंखे, बिहार के रंग बिरंगे और मजबूत बांस वाले पंखे, जो कि अपनी प्राचीनता और दुर्लभता के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है। बिहार का बम्बू हैंड फैन जो है वो अपने एंटिक्विटी और रेयरिटी के कारण पूरे भारत में फेमस है। भारत की अनेक जनजातियों ने इस हैंडीक्राफ्ट को अपनाकर हाथों में पकड़ने वाले पंखे को अलग अलग रूप दिया। घास और धातु जैसी सामग्री को बांस की लकड़ी और घास की सहायता से पंखों में जोड़ दिया। बेंत और तार के पत्तों का उपयोग किया, रेशम और पीतल का प्रयोग किया, ताकि लोग जो हैं इसे नमूने के तौर पर अपने घरों में सुरक्षित रखें। सोने चांदी से बना हुआ पंखा भी लोग अपने अपने घर में सजा कर रखते हैं। ज्योमेट्रिकल पैटर्न, व्हाइट इंक और रेड बैकग्राउंड के कॉम्बिनेशन ने ट्राइब्स को काफी ज्यादा हेल्प की है पंखा के मल्टीपल ब्यूटीफुल डिजाइन्स क्रिएट करने में। उन्होंने अलग अलग सुंदर सुंदर पंखा बनाया है। धीरे धीरे समय के साथ टेक्नोलॉजी आया, इनोवेशन हुआ और हमारा ये हैंडमेड पंखा जो है ना वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है। हमारी ये सुंदर संस्कृति धीरे धीरे भारतीयों के बीच अपनी पहचान खोती जा रही है। जो पंखा पहले पर्सनल यूज के लिए बनाए जाते थे, समय के साथ वो बस एक कॉमर्शियल बिजनेस बन के रह गए हैं। और अब भारत के वो कारीगर जो पंखा बनाया करते थे अब बस लाइवलीहुड पर निर्भर हैं। 2, 4, 5, 10 पंखा बनाते हैं और अपना बस घर चलाते हैं। हालांकि पंखों के विभिन्न प्रकार के डिजाइनों और रूप में बनाए जाने के कारण इसकी लोकप्रियता और मांग थोड़ी सी बढ़ी है। लोग अब इसे पर्सनल यूज के लिए नहीं बल्कि बस इमरजेंसी पर्पस के लिए रखते हैं और कुछ घरों में तो बस ये एक एंटीक पीस के रूप में रखते हैं। तो आखिर हम इस पंखे को बचाएं कैसे? देखो, सबसे पहले तो हमें इस कला को बचाने के लिए, इस क्राफ्ट को बचाने के लिए सेलिब्रेट करना चाहिए, पंखों का उत्सव मनाना चाहिए और उनसे जुड़ी संस्कृति, कहानियां और कला की सराहना करनी चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए। इससे होगा क्या कि जो लोग पंखा बनाते हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और अगर हम लोग इवेंट वगैरह रखते हैं तो उससे उनको अपनी कला प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, उनकी लोकप्रियता फिर से प्राप्त करने का उनको अवसर मिलेगा। वो लोग ये समझ पाएंगे कि उनके काम की अब भी कदर है और इससे वो काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाएंगे। इवेंट रखा जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा तो वहाँ लोग आएंगे, वो उनका पंखा खरीदेंगे तो उनसे उनको पैसा भी मिलेगा। हम लोग पंखा मेकिंग वर्कशॉप रख सकते हैं, भारत के अंदर और भारत के बाहर हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन रख सकते हैं, जिससे लोगों को हम लोग इसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं। हमारे भारत की संस्कृति में इस कला की सुंदरता और इसके महत्व के बारे में हम लोग लोगों को जागरूक कर सकते हैं। इस कला को प्रिजर्व करने के लिए हम ये सारे टेक्निक अपना सकते हैं। और लास्ट टेक्निक जो एनसीईआरटी ने फॉलो किया है, इस चैप्टर को तुमको पढ़ा कर, ताकि तुम बच्चों के अंदर भी इस चीज की अवेयरनेस आ सके कि पंखा कैसे आया, अलग अलग कल्चर्स में कैसे कैसे पंखा बनाए जाते हैं, उन सब चीजों की जानकारी हो सके तुमको। एंड आई होप वो सारी जानकारी मैंने तुमको अच्छे से दे दी है। बहुत सारे लोग ये हैंडमेड पंखा जो है ना इसको भूल चुके होंगे, तो इसीलिए मैंने तुम्हें इस चैप्टर के जरिए उसे याद दिला दिया। तो नीचे कमेंट में बताओ कैसा लगा तुमको ये चैप्टर और तुमने लास्ट टाइम हाथ से बनाया हुआ पंखा कब यूज किया था।